आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। तथ्य है कि राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ही राष्ट्रीय चेतना और जन जागृति का विकास हुआ, क्योंकि यह प्रयासों में अधिक सफल नहीं था, बल्कि यह घटनाओं, विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न कारणों के सामूहिक तत्वों का योग था। अगर हम बात करें प्रजामंडल के आंदोलन के कारणों की, तो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, यह सीमित जन आक्रोश का पहला विस्फोट था, जिसने भावी लोक चेतना के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना और जन जागृति को प्रेरणा मिली। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में स्थान स्थान पर घूमकर अपने विचारों से स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेश, स्वराज्य पर जोर दिया, जिससे कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ साथ ही राष्ट्रीय नव चेतना एवं जन जागृति का संचार हुआ। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद, साधु निश्चल दास, सन्यासी आत्माराम, गुरु गोविंद आदि के सत प्रयासों से राजस्थान में जन जागृति का कार्य हुआ। पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आधिपत्य के बाद राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। इसके प्रभाव से महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों पर विचार विमर्श होने लगा। शासकों में पारस्परिक एकता की भावना बढ़ी। स्वतंत्रता, समानता, उदारता, बंधुत्व, देश प्रेम आदि पाश्चात्य विचारों से जनता प्रभावित हुई और उन्हें आत्मसात करने लगी। ब्रिटिश एवं रियासती सरकारों की दमनकारी नीति के बावजूद राजस्थान केसरी, लोकवाणी, सज्जन कीर्ति, सुधाकर जैसे अनेक समाचार पत्रों एवं सूर्यमल मिश्रण से लेकर केसरी सिंह बारहट और आगे के अनेक कवियों का जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से निरंकुश शासन के दोष, देश प्रेम एवं उसकी मुक्ति, जन कल्याण एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता का प्रचार प्रसार कर राष्ट्रीय विचारधारा एवं जन जागृति उत्पन्न की। इसके अलावा यातायात और संचार के साधनों में भी जन जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने रेल, सड़क, डाक आदि का विकास साम्राज्यवादी हितों के लिए किया था, लेकिन इनके माध्यम से सभी व्यक्ति एवं राज्यों का संबंध आपस में बढ़ा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क एवं एकता स्थापित होने लगी। इनसे जन सामान्य के विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा जनता की जो आर्थिक स्थिति थी वह अत्यधिक शोचनीय थी। जनता अपनी दुर्बल आर्थिक स्थिति का कारण निरंकुश एवं अत्याचारी राजशाही और उसकी भोगविलास की प्रवृत्ति और अंग्रेजी शासन को मानने लगी। इसका उन्मूलन सामूहिक रूप से आवश्यक था। यह विचार उनमें पनपने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भी भारत के आंदोलन पर पड़ा। यहाँ से स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, देश प्रेम आदि के विचार जो सैनिक विदेश गए थे अपने साथ लाए, जिससे यहाँ की जनता को उन्होंने अवगत कराया और राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। अनेक अवसर पर सैनिकों ने राजशाहियों के आदेशों की अवहेलना कर गोली नहीं चलाई। ये एक घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि सैनिकों ने सामान्य जनता पर कई बार राजशाही आदेशों का उल्लंघन करके गोली नहीं चलाई। शासकों में अंग्रेजी विरोधी भावना का पनपना। मेवाड़, अलवर, भरतपुर आदि के ब्रिटिश विरोधी शासकों को जब ब्रिटिश सरकार ने हटाकर उनके पुत्रों को शासक बनाया, तो इन घटनाओं ने जनता को और अधिक उद्वेलित कर दिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कर दिया। इसके अलावा क्रांतिकारियों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए। इन्होंने राजस्थान के सोए हुए पौरुष को जगाकर राष्ट्रवाद की भावना की लहर पैदा की। दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्रों में कृषि एवं जनजातीय आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना जागृत करने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के दशक में और 20वीं सदी के प्रारंभ में संप सभा, सेवा समिति, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद आदि ने राजस्थान की जनता में जन जागृति का कार्य किया था। अगर हम राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष को विभाजित करें तो हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें 1927 से पूर्व के आंदोलन, 1927 से 1938 के बीच और 1938 से 1949 के मध्य तक। प्रथम चरण में प्राय प्रत्येक राज्य में यह संघर्ष अन्य राज्यों की घटनाओं से अप्रभावित रहकर सामाजिक अथवा मानववादी समस्याओं पर केंद्रित था। चूंकि 1920 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि वह भारतीय राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अतः प्रत्येक राज्य में संघर्ष प्राय राजनीतिक लक्ष्यों से विहीन ही रहा। दूसरा चरण 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना से आरंभ हुआ। इस संस्था के स्थापित हो जाने के बाद विभिन्न राज्यों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जहां से वे अपनी बात कह सकते थे। तीसरा चरण 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के उस प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ जिसमें देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष संबंधी राज्यों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन की बात कही गई। 1938 के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों अथवा प्रजा परिषदों की स्थापना की गई, तब प्रत्येक राज्य के लोगों ने राजनीतिक अधिकारों तथा उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन किए। 1927 में देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के बाद राजस्थान के कार्यकर्ता
अत्यधिक उत्साह से वापस लौटे। वे अब इस संस्था की क्षेत्रीय परिषद का गठन करना चाहते थे ताकि राजस्थान के सभी राज्यों की गतिविधियों में समन्वय रखा जा सके। 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में इस संस्था का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन किया। जयनारायण व्यास ने इसी प्रकार का सम्मेलन जोधपुर में करने का प्रयास किया, किंतु जोधपुर दरबार की दमनात्मक नीति के कारण इस सम्मेलन का आयोजन ब्यावर नगर में किया गया। लेकिन राजस्थान के राज्यों की क्षेत्रीय परिषद का गठन नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे दमनात्मक कानून बहुत अधिक थे। अतः राजस्थान के विभिन्न राज्यों के नेताओं ने अपने अपने राज्यों में अपनी ही प्रजा परिषदों का गठन करने का निश्चय किया और इस प्रकार कई राज्यों में इसे प्रजा परिषद, कई में प्रजा मंडल और कईयों में लोक परिषद के नाम से पुकारा गया। तो राजस्थान के आरंभिक राजनीतिक संगठनों की स्थापना की बात करें तो द कैट एंड लॉयन जयपुर स्टेट इन ब्रिटिश राज के लेखक रॉबर्ट डब्ल्यू स्टेन ने लिखा है कि सन 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क अंग्रेजी भारत तथा अन्य राज्य के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और रियासत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर में रखा गया, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे प्रमुख केंद्र था। यहाँ से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप नामक साप्ताहिक पत्र से इस क्षेत्र में आंदोलन तीव्र हुआ। यह राजस्थान के प्रमुख आंदोलनों के बारे में छापता था। इस पत्र ने राजस्थान की राजनीतिक हलचल के प्रसार में अपना अपूर्व योगदान दिया। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन आरंभ में वैसा करने में सफल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के समय ही कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में किया गया। दिसंबर 1920 में इसका चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इस समय नागपुर में ही हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से वह नागपुर नहीं पहुंचे और जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय दशा दिखाई गई थी। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाएं। राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकलना प्रारंभ हुआ। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे और रामनारायण चौधरी सह संपादक। इस पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से जमनालाल बजाज ने की थी। राजस्थान के अन्य नेता भी इस पत्र से जुड़ गए। यह पहला पत्र था जो राजस्थानी लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया। 1921 में पथिक राजस्थान लौटे। उन्होंने अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकालना आरंभ किया। इस पत्र का नाम उन्होंने बाद में तरुण राजस्थान रख दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस पत्र के संपादन में शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास आदि नेताओं का भी सहयोग रहा। राजपूताना मध्य भारत सभा 1920 के पश्चात सक्रिय नहीं हो सकी। 1921 में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से हुई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका मुख्य दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे, इसके लिए भी संबंध स्थापित करना था राजा और जनता के मध्य। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार शुरू हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। ब्रिटिश सरकार सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित कराने के अपराध में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभालाल गुप्त को 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद ही सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। शनि शनि मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्ण रूप से नष्ट प्राय हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में राजस्थान के क्रांतिकारियों की राजद्रोहात्मक गतिविधियां यद्यपि असफल रही, परंतु ये निर्विवाद सत्य है कि प्रदेश में अंग्रेज विरोधी जनमत तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिजोलिया, बेंगू, बूंदी आदि स्थानों पर हुए किसान आंदोलन से प्रदेश में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इसी प्रकार सुरजी भगत, गोविंद गुरी, मोतीलाल तेजावत आदि के नेतृत्व से भील आंदोलनों में भी जन जागृति का प्रसार हुआ। इन आंदोलनों से लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और यहाँ के युवकों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक ओर तो महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा हुआ था। उनने बाजार में एक भाषण दिया जिससे जनता ने उत्साहपूर्वक सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा करके कांग्रेस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया और जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए देकर तिलक स्वराज्य कोष में मदद की। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को भी दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस की मदद की, जिससे कि कांग्रेस को सहयोग मिला। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली चलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा और विद्या प्रसारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की गईं। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुन लाल शेट्टी, चांदकरण शारदा आदि ने योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी और साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय मानकर युद्ध के संचालन में उनको विभिन्न दायित्व सौंपे थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यवादी युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यवादी युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी आमंत्रित किया गया था और पेरिस भेजा गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राज्य अपने व्यक्तिगत समस्याओं और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत किया गया कि राष्ट्रवादी मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज के निम्न स्तर की उभरती हुई शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना जो हुई थी उसकी तुलना रूसी सदस्य की और बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार प्रतीक को बोल्शेविक कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का उन्होंने इस प्रकार सहयोग प्राप्त किया, जिसके कारण देशी राज्यों ने अपने राज्यों में विभिन्न किसान आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन किया। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क रहे और स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा भी जमा करवाया था। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने विवश होकर अपने युवराज भोपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासन के अधिकार सौंप दिए और युवराज ने अंग्रेजी सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो ताकि
वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सकें। सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों की अत्यधिक नियुक्तियां की गई। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ, वहां राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की कोशिशें की गई। राजस्थान में अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकर तंत्रों को दे दिया गया। उसका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। इस प्रकार वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली की राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद हो चुके थे और जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैला और इन शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी स्वशासन की मांग की और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और जन आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व भी किया। राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें विभिन्न बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, मेवाड़, जयपुर, इन राज्यों में विभिन्न में किस प्रकार प्रजामंडल आंदोलन का उदय हुआ और किस तरह से विकास किया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन। 1913 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए प्रतिनिधि सभा का गठन किया। महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा कर अगले वर्ष उसके प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे उत्तर भारत के राज्यों में तब उस समय अपने ही ढंग से एकमात्र उत्तरदायी राजनीतिक संस्था थी। उस समय इसमें कुल 35 सदस्य थे। 1917 में इसे विधानसभा का नाम दे दिया गया। 1937 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 45 कर दी गई। इस प्रकार बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे से बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया। D.R. मानकेकर ने लिखा है कि उन्होंने भारत के राजाओं की ओर से भारत के लिए संघात्मक संविधान के सर तेज बहादुर स्प्रू के प्रस्ताव को स्वीकारा था, उसका समर्थन किया। इसके लिए दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में उनका नाम प्रकाशित हुआ। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए उन्होंने भारतीय नेताओं को समर्थन देकर एक हलचल मचा दी थी। महाराजा द्वारा किए गए संवैधानिक सुधारों के पक्ष में कहा जाता है कि 1910 में उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। डॉक्टर करणी सिंह लिखते हैं कि बीकानेर गर्व से कह सकता है कि यह राजपूताना का प्रथम राज्य था जिसने कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का कदम उठाया। 1928 में महाराजा ने ग्राम पंचायतों को दीवानी, फौजदारी और प्रबंध संबंधी निश्चित अधिकार प्रदान कर दिए। 1937 में महाराजा ने अपने राज्य में म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम किए। महाराजा गंगा सिंह जी प्रथम नरेश थे जिन्होंने अलग से प्रीविसर्स तथा सिविल लिस्ट पद्धति चालू की। प्रीविसर्स की रकम राज्य की सामान्य आमदनी का 5% निश्चित की गई। रिजेंसी कॉलोनी काउंसिल के समय में उर्दू को बीकानेर रियासत की सरकारी भाषा बना दिया गया था। 1912 में पुनः हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया। यह आदेश 1914 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना की। 1892-93 में उन्होंने राज्य का प्रथम नियमित बंदोबस्त भी करवाया। महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपनी जनता को सुखी बनाने के लिए किए गए प्रयासों की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। महाराजा गंगा सिंह ने आधुनिक विचारधारा का राजा होते हुए भी अपने राज्य में राजनीतिक आंदोलनों को बुरी तरह से कुचला। सुखबीर सिंह गहलोत ने लिखा है, जब यहाँ भी अंग्रेजी प्रांतों में से असहयोग आंदोलन की हवा आने लगी और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलने लगा तो महाराजा ने 4 जुलाई 1932 को बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम आरंभ कर दिया जो मार्शल लॉ की तरह ही कठोर था। सारंगधर दास ने लिखा है कि रियासत में नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन इस सीमा तक प्रबल था कि लोग कानाफूसी में बात करते थे, पूरी रियासत एक जेल खाना थी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में बीकानेर राज्य में 1907 में चूरू में सर्वप्रथम सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। यह एक सामाजिक, शैक्षणिक और किसी हद तक अर्ध राजनीतिक संस्था थी। 1920 में बीकानेर में सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य रिश्वतखोरी और अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाना था। महकमा खास बीकानेर की रिपोर्ट में लिखा है कि इस संस्था ने राज्य में धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए जिनसे समस्त सरकारी क्षेत्र में हलचल मच गई। 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर महंत गणपति दास, चंदनमल बाहड़, वैद्य शांत शर्मा द्वारा तिरंगा फहराने पर महाराजा ने महंत से मंदिर जब्त कर लिया। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला के हस्तक्षेप के कारण महाराजा ने महंत को पुनः उनका मंदिर लौटा दिया और नगर पालिका के सदस्यों को बहाल कर दिया।
महाराज की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए विजय सिंह मोहता ने बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक लिखी। सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ और उसके साथियों ने बीकानेर राज्य की निरंकुशता और अत्याचारों का पर्दाफाश करते हुए प्रभावशाली लेख लिखकर दिल्ली के प्रिंसली इंडिया और रियासती तथा अजमेर की त्याग भूमि नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाए, जिससे कि राज्य सरकार बौखला उठी। बीकानेर नरेश गंगा सिंह लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विदेशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके सम्मेलन में सदस्यों को बांटा गया। गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लॉर्ड सेकी ने उस ज्ञापन को महाराजा गंगा सिंह के सामने ठीक उस समय रखा जब वे बड़े जोश में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लॉर्ड सेकी ने ज्ञापन पर यह लिख दिया था कि बीकानेर महाराजा को इसका उत्तर देना चाहिए। ज्ञापन में महाराजा और उसके प्रशासन की तीव्र आलोचना की गई। ज्ञापन देखकर महाराजा अत्यधिक खिन्न हुए और गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने से पहले ही भारत लौट आए। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेघाराम वेद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस संस्था ने किसानों पर होने वाले अत्याचार, लाग बाग, हरिजन समस्याएं तथा पुलिस द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध अपने कार्यक्रम चलाए। मार्च 1937 में सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें रिहा करके आदेश दिया गया कि वे तत्काल बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाए तथा बिना राज्यादेश के राज्य में प्रवेश न करें। 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्वाधान में दिल्ली स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया गया तथा बीकानेर राज्य की निष्कासन निंदा की नीति जो थी उसकी निंदा की गई। बीकानेर से निष्कासित लोगों ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मच्छाराम ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इस प्रकार यह स्थापना राजस्थान से बाहर हुई और इस प्रजामंडल ने बीकानेर की थोथी पोथी नामक पुस्तिका भी प्रकाशित करवाई। इस प्रकार बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर ही हो पाई। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में व्यापक जनाधार वाली प्रजा परिषद की स्थापना हुई। रघुवर दयाल गोयल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 3 फरवरी 1943 को महाराजा गंगा सिंह का निधन हो गया और उनका पुत्र शार्दुल सिंह बीकानेर का राजा बना। शार्दुल सिंह ने भी दमन की नीति जारी रखी। बीकानेर में हुई जातियों की प्रतिक्रिया पूरे राजस्थान में हुई। जयनारायण व्यास ने बीकानेर राज्य के विरोध में जोधपुर में एक कार्यालय खोलकर वहां की गतिविधियां संचालित की। राज्य में तेजी से चल रहे किसान आंदोलन से सरकार घबरा गई और वह आंदोलनकारियों की मांगे मानने के लिए विवश हो गई। 21 जून 1946 को महाराजा ने घोषणा की कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। एक तरफ महाराजा उत्तरदायी शासन की घोषणा कर रहे थे और दूसरी तरफ नित्य प्रति लाठी, गोली और धारा 144 की खबरें आ रही थी। अतः बीकानेर में नागरिक अधिकारों की सही स्थिति की जांच के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट एवं मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बीकानेर में जांच के लिए आए। 31 अगस्त 1946 को बीकानेर नरेश ने उत्तरदायी शासन की विधिवत घोषणा कर दी। बीकानेर में चना निकासी विवाद। 1947 के अंत में महाराजा ने बीकानेर के गृह मंत्री ठाकुर प्रताप सिंह को आपूर्ति मंत्रालय भी सौंप दिया। ठाकुर प्रताप सिंह ने कतिपय लालची एवं भ्रष्ट व्यापारियों से सांठ-गांठ करके बीकानेर से बाहर जाने वाले चने व सरसों की निकासी की परमिट जारी करने में भ्रष्टाचार किया, जो वो एक बहुत बड़े विवाद का विषय भी बना था। और इसके अलावा बीकानेर में एक और विवाद हुआ था, जो था बीकानेर में झंडा विवाद। बीकानेर राज्य में झंडा विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। रायसिंह नगर गोलीकांड के पश्चात राष्ट्रीय तिरंगे का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। जन सामान्य, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र के लोग राष्ट्रीय तिरंगा आम आदमी के अस्तित्व और मूल अधिकारों का प्रतिनिधि मानने लगे थे, जबकि बीकानेर महाराजा की दृष्टि में तिरंगा झंडा लोगों की भावनाओं को भड़काने का माध्यम था। अलवर से संचालित बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष दाऊलाल आचार्य ने जयपुर के हीरालाल शास्त्री को लिखा कि राज्य में इस समय झंडे का मूल बिंदु तिरंगा झंडा है। बीकानेर सरकार इस पर दमन किए बिना नहीं रह सकती और किसानों में तिरंगे के नाम पर बलिदान हो जाने की भावना बहुत जोर पकड़ रही है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा समय समय पर तिरंगा फहराए जाने पर आपत्ति जताते हुए महाराजा शार्दुल सिंह ने 22 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा कि तिरंगा झंडा कांग्रेस का झंडा है। बीकानेर राज्य एक स्वतंत्र इकाई है और इसका अपना राजकीय झंडा है, जो यहाँ के निवासियों की एकता के प्रतीक भी है। ऐसी स्थिति में बीकानेर राज्य में तिरंगा झंडा थोपना न्याय संगत नहीं है। यदि ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो राजकीय झंडे के समर्थकों और तिरंगे झंडे के समर्थकों के बीच टकराव हो सकता है, जिससे राज्य में राजनीतिक उलझन पैदा हो जाएगी। इसलिए राज्यों में तिरंगा झंडा फहराने के संबंध में कोई नीति निर्धारित करना आवश्यक है। इस पर 12 अगस्त 1946 को नेहरू ने महाराजा को पत्र लिखकर अपने विचारों की
उनके विचारों पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने लिखा, यह मामला दोनों पक्षों के आपसी सद्भाव से सुलझना चाहिए। हमें झंडे के प्रश्न को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। जहाँ तक इस झंडे का स्वागत न हो, वहाँ इस झंडे को नहीं थोपा जाना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे को किसी भी स्थिति में राज्य के झंडे के झगड़े में नहीं आना चाहिए। यही स्थिति अन्य देशी रियासतों के संबंध में भी थी। इसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर में हुए कन्या आंदोलन। अमर शहीद जिनगर बीरबल सिंह ढालिया। श्री बीरबल सिंह ढालिया गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के निवासी थे। इनके विचार राष्ट्रीयता से परिपूर्ण थे और बीकानेर प्रजा परिषद के ये सदस्य भी थे। इन्होंने सामंती अत्याचारों का विरोध किया और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया। राज्य की ओर से प्रजा परिषद अधिवेशन पर तो कोई प्रतिबंध नहीं था, किंतु तिरंगा फहराने पर अत्यधिक प्रतिबंध था। 30 जून 1946 को राज्याधीश की अवहेलना कर तिरंगा लेकर इन्होंने जुलूस निकाला। बीरबल सिंह जी की बाईं भुजा पर इतनी जोर की लाठी पड़ी कि भुजा से खून टपकने लगा, किंतु आज़ादी के इस दीवाने यही नहीं रुके। भारत माता की जय, इंकलाब के नारे लगाते हुए जब रेस्ट हाउस की ओर बढ़े तो सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी समय बीरबल सिंह की जांघ में एक साथ 3 गोलियां लगी, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में यही कहा, इस झंडे की लाज मैं आपको सौंपे जा रहा हूँ। इसी के साथ 30 जून 1946 को हमेशा के लिए उनकी आंखें मूंद गईं। 1 जुलाई 1946 को शहीद के पार्थिव शरीर का जुलूस निकाला गया, जिसमें आज़ाद हिंद फौज के कर्नल अमर सिंह तिरंगा झंडा लिए हुए थे। शव यात्रा का दृश्य अभूतपूर्व था। हजारों लोग शहीद को पुष्पांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। एक और चिता पर अमर शहीद की देह पर जल रही थी, दूसरी ओर उनकी पत्नी श्रीमती मूली देवी और 4 वर्षीय पुत्री चंपा कुमारी साहसपूर्वक उस यश के वशीभूत होते हुए वहां खड़ी थी, झंडा लिए हुए। 30 जून व 1 जुलाई को शहीद मेला लगता है बीकानेर में। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर की एक वितरिका का नाम भी शहीद बीरबल सिंह वितरिका रखा है। बीकानेर प्रजामंडल ने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस भी मनाया। इसके अलावा इस प्रकार बीकानेर में झंडे को लेकर बहुत अधिक आंदोलन उग्र रूप से होता रहा। बीकानेर में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश देने को लेकर भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया गया। बीकानेर लोक सेवा संघ ने इस कार्य का विरोध किया, जिसमें कई जगह झगड़े, मारपीट और दंगों की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर से बाहर ही अधिक सक्रिय रूप से हो पाई, क्योंकि प्रशासन की दमन नीति के कारण बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन पूर्ण रूप से उभर नहीं पाया था। अब बात करते हैं जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन की। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक के आरंभ में मारवाड़ में निरंकुश और भ्रष्ट शासन था। जोधपुर के युवा महाराजा उमेश सिंह अनुभवहीन थे। शासन का नियंत्रण कट्टर अनुदारवादी कश्मीरी ब्राह्मण सर सुखदेव प्रसाद के हाथ में था। राज्य में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909 और मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922 लागू था। सभा, संघ, सार्वजनिक भाषण आदि के राज्य में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। जोधपुर में जन आंदोलन की शुरुआत 1918 में ही हो गई थी, जब चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, किंतु यह संस्था अधिक सक्रिय नहीं हो सकी। तत्पश्चात 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। इसके बाद मारवाड़ सेवा संघ निर्जीव सा हो गया। अतः 1921 में पुरानी संस्था मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किया गया। राज्य सरकार ने मादा पशुओं को निर्यात को लेकर आदेश के विरुद्ध इस सभा ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप मारवाड़ हितकारिणी सभा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। सर सुखदेव प्रसाद ने कुछ अवसरवादी व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया, परंतु इसे लोकप्रियता नहीं मिली। कुछ समय बाद जयनारायण व्यास को ब्यावर जाना पड़ा। ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वे सर्वा माणिकलाल कोठारी ने उन्हें तरुण राजस्थान का संपादक नियुक्त किया। इस पत्र के माध्यम से वे वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के अंतर्गत मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की कठोर आलोचना करने लगे। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बम्बई अधिवेशन में भाग लेकर जयनारायण व्यास जोधपुर लौटे। मारवाड़ हितकारिणी सभा अधिक सक्रिय हो चुकी थी और इसके राज्य के उत्तरदायी शासन की मांग भी रख दी थी। अक्टूबर 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की, किंतु जोधपुर प्रशासन के अधिवेशन आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। इसके पश्चात मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से 2 पुस्तिकाएं मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल प्रकाशित की गई, जिसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल शराफ, इन तीनों नेताओं ने एक विशेष अदालत में राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन तीनों को 4-5 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दी गई, परंतु मार्च 1931 में इन तीनों नेताओं को छोड़ दिया गया। उपयुक्त नेताओं को छोड़ने के बाद 10 मई 1931 को जोधपुर युवक लीग का गठन किया गया।
मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित करने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने बाल भारत सभा नामक एक अन्य संस्था बनाकर छगनराज चौपासीवाला को इसका मंत्री बनाया, ताकि अगर युवक लीग को अवैध भी घोषित कर दिया जाए तो प्रजामंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अतः जोधपुर सरकार ने मार्च 1932 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया। कस्तूरबा गांधी, काका केलकर, मणिलाल कोठारी आदि राष्ट्रीय स्तर के नेता इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। मारवाड़ राज्य व जागीरदारों ने असामाजिक तत्वों को पुष्कर भेजकर सम्मेलन को असफल बनाने का प्रयास किया, किंतु जयनारायण व्यास और अन्य कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण वे अपने उद्देश्य में असफल रहे। सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन संबंधी 22 प्रस्ताव पारित किए गए। इस सम्मेलन में मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। गणेशीलाल उस्ताद ने सरकारी नौकरी छोड़कर कविताओं द्वारा जन जागृति का कार्य आरंभ किया। उनकी कविताओं का संग्रह गरीबों की आवाज नामक पुस्तक में किया गया है। इस वातावरण में भी 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और राज्य में लौकिक अधिकारों की रक्षा करना था। अब राज्य में सरकार की दमन नीति की अत्यधिक चर्चा और आलोचना होने लगी। 1936 में जब इस सभा ने राज्य में नागरिक अधिकारों और विधानसभा की स्थापना की मांग की, तो सरकार ने इस संगठन को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1936 में प्रांतों और राज्यों में कांग्रेस की सहयोगी संस्था के रूप में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की गई। जोधपुर में भी इस यूनियन का गठन हुआ। 1936 में कराची में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जयनारायण व्यास को महामंत्री निर्वाचित किया गया। अब उन्होंने बम्बई से अखंड भारत का संपादन शुरू किया। इस पत्र के माध्यम से देशी रियासतों के आंदोलन का उन्होंने खूब प्रचार किया। 1937 में दीपावली के दिन जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता के लिए त्याग और समर्पण करने को प्रेरित किया। अंततः मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराज की अध्यक्षता में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। मारवाड़ लोक परिषद ने सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई, जोधपुर नगरपालिका परिषद का पुनर्गठन और नगरपालिका परिषद के चुनाव में सांप्रदायिकता के स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर करवाने की मांग प्रस्तुत की। इधर जोधपुर महाराजा ने राज्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया और जयनारायण व्यास को भी इसका प्रथम सदस्य मनोनीत किया। जनवरी 1940 में व्यास जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन जोधपुर में कराने की घोषणा की। 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। रणछोड़ दास कटानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल मनिहार, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। महाराजा को इंग्लैंड जाना था, इसलिए जून 1940 में मारवाड़ लोक परिषद के साथ समझौता कर लिया गया। सरकार ने लोक परिषद का पहला खुला अधिवेशन करने की अनुमति दी। व्यास जी ने इस परिषद के अध्यक्ष चुने गए। महाराजा ने लोक परिषद को कुचलने के लिए सामंती तत्वों की सहायता के लिए प्रयास किया। अप्रैल 1942 में चंडावल के ठाकुर ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को खूब पिटवाया। राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों को जेल में ठूंस दी गई। जेल में इन कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पर व्यास जी सहित 41 सत्याग्रहियों ने जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। 19 जून 1942 को एक भूख हड़ताली कार्यकर्ता बालमुकुंद बिस्सा भूख एवं जेल अधिकारी की यातनाओं के कारण वो शहीद हो गए। यह आंदोलन चल ही रहा था कि देश में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। फलस्वरूप देश के अन्य भागों की तरह मारवाड़ का विद्यार्थी समाज भी राजनीति में कूद पड़ा और इन युवकों ने बम आदि बनाकर सरकारी संपत्ति को भी नष्ट किया। 28 फरवरी से 2 मार्च 1946 को लोक परिषद ने अपने 9वें अधिवेशन में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की और महाराजा को संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को कहा। 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना जिले के जागीरदारों ने अपने 1000 राजपूतों द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कांड की तीव्र निंदा की गई, लेकिन महाराज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना, जिसमें मथुरा दास माथुर और द्वारकादास सम्मिलित थे। जोधपुर के बारे में अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जोधपुर में जन जागृति की शुरुआत 1915 में स्थापित मरुधर हितकारिणी सभा ने की। तत्पश्चात 1920 में मारवाड़ सेवा संघ ने इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक रूप से 1923 में स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ही जन जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जोधपुर आए और शासकों को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह दी। नवंबर 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी जोधपुर आए और आंदोलन में से तीव्रता आई। जून 1945 में पंडित नेहरू जोधपुर आए और उनकी सलाह पर महाराज ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य को अपने राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अक्टूबर 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बनाया, जिसका विरोध जयनारायण व्यास ने किया। 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई और इस प्रकार जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन सफल रहा।